बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो सोफे पर बैठा हुआ नौजवान बेएहतियात उछल पड़ा। उसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से अपनी जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसका हाथ उसी तेज़ी से वापस अपनी जगह पर पहुंच गया, क्योंकि कमरे में एक नौजवान स्मार्ट और खूबसूरत लड़की दाखिल हो रही थी। उसके बाल मर्दाना अंदाज में कटे हुए थे। उसने जीन्स की चुस्त पैंट और ब्राउन चमड़े की इंतहाई जदीद अंदाज की जैकेट पहन रखी थी। आंखों पर स्याह चश्मा था जिसने उसके चेहरे के हदोहाल को मज़ीद नुमायाँ कर दिया था। अरे जोजी, तुम और इस अंदाज में क्या हुआ? क्या कोई आशिक पीछे लग गया है? नौजवान ने यकलौत मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें कॉल नहीं आई? स्पेशल कॉल? आने वाली ने चौंक कर कहा और नौजवान बेएहतियात उछल पड़ा। स्पेशल कॉल नहीं? क्या मतलब? क्या तुम स्पेशल कॉल की वजह से आई हो? नौजवान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैं क्लब में थी, अचानक स्पेशल कॉल आई और मैं दौड़ती हुई यहाँ पहुँच गई, ज्योति ने कहा और सोफे पर नौजवान के साथ जुड़कर बैठ गई। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंज उठी तो नौजवान किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ सामने दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला उठाया और अलमारी बंद करके वो दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। उसने आले का रुख दीवार की तरफ किया और बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे दीवार पर तेज़ रोशनी का नुक्ता सा नजर आया जो चंद लम्हे घूमता रहा, फिर तेज़ी से फैलकर स्क्रीन के अंदाज में बन गया। जबकि जोजी ने इस दौरान उसकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे ना सिर्फ लॉक कर दिया बल्कि उसने दरवाजे के साथ मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन भी प्रेस कर दिया। फिर आकर वो सोफे पर उस नौजवान के साथ बैठ गई। नौजवान ने आले को ऑन करने के बाद सामने मेज़ पर रख दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और उसके साथ ही स्क्रीन पर एक मिसाइल फिजा में बुलंद होता दिखाई दिया। चंद लम्हों बाद एक और झमाका सा हुआ और उसके साथ एक नकाबपोश का चेहरा नजर आने लगा जिसकी आंखों पर स्याह रंग का चश्मा मौजूद था। एवन कॉलिंग। नकाबपोश के सर हिलाने पर कमरे में एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस स्टीव, मैं बेकाल हूँ और मेरे साथ जोजी मौजूद है, उस नौजवान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त टोक्यो में मौजूद है और उनका सरबराह अली इमरान है। वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक वहाँ सुपर चेकिंग का मुकम्मल निज़ाम कायम किया गया है, लेकिन इमरान और उसके साथियों ने ना सिर्फ वो निज़ाम बेकार कर दिया है बल्कि वहाँ मौजूद उससे मुतालिक तमाम अहम आदमियों को हलाक कर दिया है, नकाबपोश ने सर्द लहजे में कहा। उनका मकसद? चीफ बेकाल ने पूछा। हमारे सेक्शन ने पाकिस्तान से एक साइंसदान को अगवा करके टोक्यो में मौजूदा खुफिया लिबार्टी में पहुंचाया है। ये लिबार्टी इस कदर खुफिया है कि वो टोक्यो में मुस्तकिल रहने वालों को भी उसका इल्म नहीं। इसके बावजूद उन्होंने उसे ट्रेस कर लिया और टोक्यो पहुंच गए हैं। लिबार्टी के सिक्योरिटी इंचार्ज क्लार्क ने अपने तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसलिए मैंने लिबार्टी सील्ड करा दी है और तुम्हें कॉल किया है कि तुम ए सेक्शन के सुपर टॉप एजेंट हो और किसी सूरत भी तुम उन लोगों से कम नहीं हो। तुम फौरी तौर पर टोक्यो पहुंचो और उस ग्रुप का खात्मा कर दो। क्या तुम उनके बारे में तफसील जानते हो? चीफ ने कहा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों का इल्म है चीफ, इस बार बेकाल ने कहा। तुम एयरपोर्ट पहुंचो, तुम्हें वहाँ फ़ाइल मिल जाएगी, रास्ते में तुम उस फाइल का मुताला कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, उन्हें किसी तरह भी आम एजेंट ना समझना। ये दुनिया के इंतहाई खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है और ख़ास तौर पर इमरान, जो बज़ाहिर एक मासूम सा आदमी दिखाई देता है लेकिन वो हद दर्जा शातिर, तेज़ ज़हीन और मार्शल आर्ट का माहिर है। बेशुमार बार बड़े बड़े एजेंट उसके हाथों मौत की घाट उतर चुके हैं। और तुम्हें ये भी बता दूं कि बीटी हेडक्वार्टर ने उसे सेफ लिस्ट में रखा हुआ है ताकि जब बीटी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करे तो ये शख्स बीटी का एजेंट बन सके। भी बता दूं कि इससे पहले बीटी के बड़े बड़े एजेंट मौत की घाट उतर चुके हैं, हत्ता कि इसने एक पूरा सेक्शन ही तबाह कर दिया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि तुम्हें उन लोगों की अहमियत का अंदाज़ा हो सके, वरना मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हर लिहाज से उसका खात्मा करने के अहल हो। और आखिरी बात ये भी सुन लो कि तुमने वहाँ जाकर वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम करने के आदी हैं। ऐसा ना हो कि तुम प्लानिंग बनाते रह जाओ और वो लोग लिबार्टी से अपना साइंसदान निकाल कर ले जाए। चीफ ने तफसील बताते हुए कहा। हम आपकी बात समझ गए हैं चीफ, आप बेफिक्र रहें, ये हमसे बचकर ना जा सकेंगे, लेकिन ऐसी सूरत में हमें उन्हें ट्रेस करने के लिए असापर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेकाल ने कहा। असापर से ये लोग चेक नहीं हो सकेंगे क्योंकि इमरान मेकअप का ऐसा माहिर है कि उसका मेकअप दुनिया का कोई मेकअप आशिर चेक नहीं कर सकता, ना ही मेकअप चेक करने वाले कैमरे से चेक कर सकते हैं। इसलिए असापर से तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा। अलबत्ता मैंने उन्हें ट्रेस करने के लिए टी रेस सिस्टम सैटेलाइट में पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। उन रेस की मदद से तुम आसानी से उन्हें ट्रेस कर लोगे, क्योंकि टोक्यो छोटा सा जजीरा है और वहाँ एशियाइयों की तादाद बेहद कम होगी, जबकि ये ग्रुप की सूरत में वहाँ मौजूद है, चीफ ने कहा। लेकिन टी रेस भी तो मेकअप के ज़रिए ही चेक करने का तरीका है, बेकाल ने कहा। नहीं,
ये उससे बहुत आगे की इजाद है, उसका सिर्फ एक इस्तेमाल तुम्हें मालूम है। उसका मास्टर कंप्यूटर बेशुमार अंदाज में काम करता है। मैंने इस मास्टर कंप्यूटर में वो सेक्शन ऑन कर दिया है जो इस रेस को इस्तेमाल करता है, जिनसे सिर्फ पाकिस्तानी अफराद चेक हो सकते हैं। चीफ ने कहा, सिर्फ एशियाई अफराद? ये कैसे मुमकिन है चीफ? अगर उन्होंने मुकामी मेकअप कर रखा हो तो फिर? बेकाल ने कहा, एशियाई, यूरोपीय और एक्रीमियन अफराद के दरमियानी जिस्मानी केमिस्ट्री के लिहाज से इंतहाई फ़र्क है, क्योंकि एशिया गर्म इलाका है जबकि यूरोप और एक्रीमिया निस्बतन सर्द इलाके हैं। बहरहाल ये काम साइंसदानों का है कि उन्होंने किस तरह इस वर्क को चेक करने के लिए खसूसी डिवाइस पर काम किया है। तुम जब टी रेज कंप्यूटर को ऑन करोगे तो टी रेज पूरे टोक्यो पर फैल जाएगी और फिर जहाँ जहाँ जितने भी एशियाई अफराद मौजूद होंगे उनकी निशानदही हो जाएगी। तुमने सिर्फ ग्रुपों की निशान चेकिंग करनी है और ग्रुप में जितने लोग भी मौजूद होंगे उन सबको बिला किसी तोकफ की गोलियों से उड़ा देना। बाद में चेकिंग होती रहेगी। चीफ ने कहा, वहाँ टोक्यो में हमसे ताउन कौन करेगा? बेकाल ने कहा, वहाँ फ्लैग क्लब है, उसका मालिक फ्लैग है, जिसका टोक्यो में इंतहाई मजबूत ग्रुप है। फ्लैग तुम्हारे इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होगा, उस तक तुम्हारी तस्वीरें पहुँचा दी जाएंगी, इसलिए वो खुद ही तुमसे मिल लेगा। तुम्हारे लिए रिहाइशगाह, कारें और असलहे का इंतजाम वो पहले ही कर चुका है, वो तुम्हारे साथ काम करेगा। चीफ ने कहा, यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, काम फौरी हो जाएगा। बेकाल ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा, चीफ मैं चंद सवालात करना चाहती हूँ। अचानक जोजी ने कहा, यस। चीफ ने कहा, चीफ आपने कहा कि इस इमरान को हेडक्वार्टर ने सेफ लिस्ट में रखा हुआ है, ऐसी सूरत में तो हम उसे हलाक भी नहीं कर सकते। जोजी ने कहा तो साथ बैठा हुआ बेकाल भी बेएहतियात चौंक पड़ा। तुमने अच्छा सवाल किया है जोजी, हेडक्वार्टर ने इतनी गुंजाइश दे रखी है कि अगर इमरान किसी सेक्शन या किसी अहम प्रोजेक्ट के लिए यकीनी खतरा बन जाए तो उसे हलाक किया जा सकता है, और ये लिबार्टी हमारे लिए इंतहाई अहम है। और इमरान ने सिर्फ अपना साइंसदान ही वापस नहीं ले जाना बल्कि उसने लिबार्टी भी तबाह कर देनी है, इसलिए हेडक्वार्टर की तरफ से दी गई गुंजाइश इस्तेमाल की जा सकती है। चीफ ने जवाब देते हुए कहा, थैंक यू चीफ, आप बेफिक्र रहें। जोजी ने कहा, ओके। इंतहाई तेज़ी से काम करना और उन्हें मामूली सा मौका भी ना देना। दूसरी तरफ से चीफ ने कहा, उसके साथ ही स्क्रीन यकला सिमट कर पहले नुक्ता बनी, फिर रोशनी का ये नुक्ता भी गायब हो गया तो बेकाल ने सामने पड़े हुए आले को उठाकर उसे ऑफ किया, फिर उठकर वो वापस अलमारी में रख दिया। चलो तैयार हो जाओ, हमने एयरपोर्ट पहुंचना है, बेकाल ने कहा, और जोजी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनकी कार एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वहाँ एक आदमी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने उन्हें बताया कि चार्टर्ड त्यारा टोक्यो जाने के लिए बाहर खड़ा है और वो उनके साथ जाएगा। क्या वो टी रेज ऑपरेटिंग मशीन तैयारी में रख दी गई है? बेकाल ने पूछा, यस सर, उस आदमी ने कहा। तो बेकाल और जोजी दोनों उसकी रहनुमाई में तैयारी की तरफ चल पड़े। तैयारी में उन्हें 2 आदमी भी साथ थे, जिनमें से एक का नाम रास्की था और दूसरा मुताले में मसरूफ़ था। हैरत है, ये लोग तो माफूकुल फितरत लगते हैं। फाइल बंद करते हुए जोजी ने कहा, ये एशियाई लोग प्रोपेगेंडे के माहिर होते हैं। बेकाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फाइल पढ़कर उसे बंद करके उगली सीट पर बैठे हुए रास्की की ओर बढ़ा दिया। नहीं बेकाल, चीफ ने जो कुछ बताया उसके बाद ये प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता, हमें हर लिहाज से मोहतात रहना होगा, जोजी ने कहा। तो बेकाल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 8 घंटों के तवील और मुसलसल सफ़र के बाद वो टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंच गए। फिर जैसे ही वो बाहर निकले, एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी उनकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम फ्लैग है, उस आदमी ने करीब आकर मोदबाना लहजे में कहा। मैं बेकाल हूँ और ये मेरी साथी जोजी है। त्यारे में टी रेज ऑपरेटिंग मशीन मौजूद है, वो उतरवा लो। बेकाल ने कहा, मेरे आदमी ने उसे उतार लिया है, आप बेफिक्र रहें, मुझे सेक्शन हेडक्वार्टर से तफसीली हिदायत मिल चुकी हैं, आइए मेरे साथ, फ्लैग ने कहा। फिर वो दोनों उस आदमी की रहनुमाई में चलते हुए एक गाड़ी के करीब पहुँच गए। थोड़ी देर बाद कार उन्हें लेकर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर फ्लैग था जबकि उगली सीटों पर बेकाल और जोजी दोनों मौजूद थे। तुम्हारे ग्रुप में कितने आदमी हैं? बेकाल ने फ्लैग से पूछा। 100 के करीब, फ्लैग ने जवाब दिया। अगर हमें वसी पैमाने पर टोक्यो में फौरी ऑपरेशन करना पड़ा तो तुम्हारा ग्रुप ये काम कर लेगा? बेकाल ने पूछा। जनाब, मेरा ग्रुप पूरे टोक्यो के खिलाफ भी काम कर सकता है, चीफ ने वैसे ही मुझे इस काम के लिए मुंतहिब नहीं किया, फ्लैग ने जवाब दिया। तो बेकाल ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे एक रिहायशी कॉलोनी के कोठी के फ्लैट के सामने पहुंच गए। फ्लैग कार रोक कर महसूस अंदाज में फाटक हारन दिया तो फाटक मेकान के अंदाज में खुलता चला गया तो फ्लैग कार अंदर ले गया। आइए जनाब, फ्लैग ने कार पोर्च में रोककर नीचे उतरते हुए कहा। तो बेकाल और जोजी भी नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में पहुंच गए। आप तशरीफ़ रखिए, मेरा आदमी आपको शराब पेश करेगा और अब जब तक आप शराब पियेंगे हम टी रेज ऑपरेटिंग मशीन को एडजस्ट कर लेंगे, फ्लैग ने कहा। तो बेकाल ने इस बात में सर हिला दिया। फ्लैग कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे में शराब की एक बोतल और 2 जाम रखे हुए थे। उसने ट्रे उन दोनों के सामने मेज़ पर रखी और वापस बाहर चला गया। जोजी ने बोतल खोलकर शराब से दोनों जाम भरे और फिर वो दोनों चुस्कियाँ ले लेकर शराब पीने लगे। थोड़ी देर बाद फ्लैग अंदर दाखिल हुआ।
तशरीफ लाइए, टी रेस टोक्यो पर एडजस्ट कर दी गई है। फ्लैग ने कहा तो बेकाल और जोजी दोनों उठ खड़े हुए। फिर फ्लैग की रहनुमाई में दोनों दूसरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे में पहुंच गए। वहां मेज़ पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी, जिसकी एक तार खिड़की से निकलकर ऊपर छत की तरफ जा रही थी। मशीन पर एक चौड़ी सी स्क्रीन थी। मशीन के सामने 3 कुर्सियां मौजूद थी। फ्लैग ने बेकाल और जोजी को बैठने का कहा और फिर खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम पहले भी इसे ऑपरेट करते रहे हो? बेकाल ने पूछा। जी हाँ, मैंने उसकी खसूसी तरबियत ले रखी है। हमारा पूरा ग्रुप इस मशीनरी की तरबियत ले चुका है। फ्लैग ने कहा। क्या तुम ए सेक्शन से बराह रास्त मुतालिक हो? जोजी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन हमारा काम सेक्शन हेडक्वार्टर को मुख्तलिफ नौइयत की इतलात पहुँचाना है और हेडक्वार्टर के हुक्म की तामील करना है। फ्लैग ने कहा। ये तार ऊपर कहाँ जा रहा है? बेकाल ने पूछा। इसका खसूसी एरियल ऊपर छत पर नस्ब किया गया है ताकि टी रेस को फैलाया जा सके। फ्लैग ने जवाब दिया। उसके साथ ही उसने मशीन का बटन दबाया तो मशीन में जैसे ज़िंदगी जाग उठी। बेशुमार छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जलने बुझने लगे। उसके साथ ही स्क्रीन पर एक जमाके से रोशन हो गई और उस पर टोक्यो का तफसीली नक्शा नज़र आने लगा। मैंने 4 आदमियों के ग्रुप को इसमें एडजस्ट किया है। जहाँ भी 4 या 4 से ज़्यादा एशियाई मौजूद होंगे, स्क्रीन पर उनकी निशानदही हो जाएगी। फ्लैग ने कहा। तुम्हारा ग्रुप अलर्ट है? बेकाल ने कहा। यह सर, वो पूरी तरह मुसल्ले होकर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कारों समेत मौजूद हैं। मैं उन्हें यहाँ से ट्रांसमीटर पर अहकामात दूंगा, फिर वो फौरी तौर पर उस पर अमल करेंगे। फ्लैग ने कहा तो बेकाल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर फ्लैग ने एक बटन प्रेस कर दिया। मशीन में से हल्की सी जूजों की आवाज़ें निकलने लगीं। कुछ देर बाद स्क्रीन का रंग हल्का सा नीला होता चला गया। हल्का नीला रंग टी रेस को जाहिर कर रहा है। फ्लैग ने कहा तो बेकाल और जोजी ने इस बात में सर हिला दी। चंद लम्हों बाद जब पूरी स्क्रीन का रंग नीला हो गया तो फ्लैग ने एक और बटन प्रेस कर दिया। उसके साथ ही स्क्रीन पर जगह जगह सुर्ख रंग के नुक्ते से जलने बुझने लगे। ये वो मकामात हैं जहाँ एशियाई ग्रुप मौजूद है। फ्लैग ने कहा। उनकी तादाद तो काफ़ी है, मेरा ख्याल है कि 20 के करीब है। फ्लैग ने मुँह बनाते हुए कहा। जी हाँ, क्या हुक्म है? फ्लैग ने पूछा। इतने सारे टारगेट कैसे हिट होंगे और हमें कैसे मालूम होगा कि हम मतलूबा अफराद को हिट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं? बेकाल ने उलझे हुए लहजे में पूछा। आपके मतलूबा अफराद का ताल्लुक एशिया के किस मुल्क से है? फ्लैग ने कहा। पाकिस्तान से। क्यों, क्या इस बारे में भी मालूम हो सकता है? बेकाल ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। बरआज़म एशिया बेहद वसी इलाका है। इसमें बेशुमार ममालिक आते हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं। पाकिस्तान और काफिस्तान ऐसे ममालिक हैं जो उन सबसे अलहदा हैं। ऐसे ही जापान और दूसरे ममालिक हैं, वो उनसे अलहदा हैं। इनमें ऐसी तफरीक मौजूद है कि काफिस्तान और पाकिस्तान के अफराद को अलहदा अलहदा चेक किया जा सकता है और रूसिया और जापान में रहने वालों को अलहदा। फ्लैग ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, ये तो इंतहाई जदीद तरीन इजाद है। बेकाल ने कहा तो फ्लैग ने इस मशीन के नीचे मौजूद एक नाब को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही इस नाब के ऊपर मौजूद डायल में हिंसे बदलने लगे। चंद लम्हों बाद फ्लैग ने हाथ रोका और एक और बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे झुमाका सा हुआ और फिर जब स्क्रीन साफ हुई तो अब वहाँ 4 सुर्ख नुक्ते जल बुझ रहे थे। उन 4 ग्रुप्स का ताल्लुक काफिस्तान और पाकिस्तान से है जनाब। फ्लैग ने कहा। हाँ, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन इन मकामात का कैसे पता चलेगा जहाँ ये मौजूद हैं? बेकाल ने कहा तो फ्लैग ने एक और नाब को घुमाया, फिर एक बटन को प्रेस कर दिया तो स्क्रीन पर झुमाका हुआ और स्क्रीन में टारगेट पर 4 मुख्तलिफ पते नज़र आने लग गए। इनमें से एक होटल ग्रैंड था, जबकि बाकी 3 रिहायशी कॉलोनियों की कोठियों के एड्रेस थे। होटल में काफ़ी लोग होंगे। फिर बेकाल ने कहा। उसके बाद मज़ीद कोई डिवाइस नहीं। फ्लैग ने जवाब दिया। ठीक है, होटल में हम खुद ऑपरेशन करेंगे, तुम बाकी 3 कोठियों को मिसाइलों से उड़ा दो। बेकाल ने कहा तो फ्लैग ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जेब में से उसने एक छोटा लेकिन लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और उस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसका बटन प्रेस कर दिया और राब्ता कायम होते ही उसने अपने आदमी को एक कोठी का एड्रेस बताकर पहले उसके अंदर मौजूद अफराद की कारें व्यूज़ के ज़रिए चेकिंग और फिर उस कोठी को मिसाइलों से उड़ाने का हुक्म दे दिया। इसी तरह उसने बारी बारी तीनों कोठियों के एड्रेस बताकर उन्हें उड़ाने का हुक्म देकर उसने ट्रांसमीटर एक साइड पर रख दिया।